हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर। और जैसा कि आपको पता है कि नया चैप्टर है ये, और क्या नाम है इसका, और नाम है इसका वंशागति के आणविक आधार, चैप्टर 6। और यहाँ से शुरू होने वाली है हमारी जेनेटिक्स की गाथा, क्योंकि इससे पहले वाले चैप्टर में हम थोड़ा थोड़ा पढ़कर आए हैं। अब पूरा पढ़ेंगे। तो क्या है देख लेते हैं। चैप्टर है वंशागति की आणविक आधार या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्लास 12th। और उसके बाद क्या चैप्टर फ्लो रहेगा हमारा वो देख लेते हैं। ये सारे डीएनए पढ़ना है हमें, आनुवंशिक पदार्थ की खोज पढ़नी है हमें, आरएनए पढ़ना है, प्रतिकृति पढ़नी है, अनुलेखन पढ़ना है, आनुवंशिकी कूट पढ़ने हैं, कोडोन्स पढ़ने हैं, जीन स्थानांतरण पढ़ना है, जीन अभिव्यक्ति का नियमन पढ़ना है, उसके बाद मानव जीनोम परियोजना पढ़नी है, और आखिर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और बहुत कुछ। ठीक है, ये तो सिर्फ क्या है, ट्रेलर है। आज का जो लेक्चर फ्लो रहेगा वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय कि क्या है आखिर ये आनुवंशिकी पदार्थ। उसके बाद हम सामान्य परिचय व इतिहास और न्यूक्लियोटाइड की संरचना का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मतलब इनको आपसे मिलवाएंगे कि ये है कौन, क्या है इनकी कहानी, इसके बारे में समझेंगे। पूरा नहीं करेंगे आज क्योंकि फिर ओवरलोड हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले आनुवंशिक पदार्थ क्या है। तो आपको यहाँ पे एक फोटो दिख रही है। क्या ये फोटो मुझसे मिल रही है? तो आप बोलेंगे क्या ये आप है? नहीं, मैं नहीं हूं, मेरी बेटी है। ठीक है, मेरी बेटी का फोटो है। अब आपको इसमें से कुछ मिल रहा होगा। आई होप आपको लग रहा हो कि मेरी बेटी है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि ये मेरे जैसी नहीं दिखती, बट ये मेरी बेटी है। और इसमें कुछ चीजें जैसे आप देखेंगे, नाक है या होठ है, वो मेरे जैसे हैं। तो कैसे ऐसे ही आपको भी जब आप जाते होंगे कहीं भी, तो आपको कहा जाता है कि ये इसके पापा पे गया है या गई है, या ये इसकी मम्मी की है, या मम्मी पे इसका फेस गया है। तो ये जो फेस जाना या उसके जैसा दिखना या उसके जैसे लक्षणों का आना मीन्स कलर का, बालों का कलर है ना, आईज का कलर, जो हम पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो चीजें, ये जो लक्षण आपको अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं, ये कैसे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं। कभी आप बोलेंगे कि ये अपने पेरेंट्स जैसा काला है, कला तवे जैसा है। कोई बोलेगा अरे ये अपने मम्मी जैसा गोरा गट्ठ है। तो ये जो चीजें हैं, ये गोरा काला, और ये चीजें क्यों आ रही है हमें, और कैसे ट्रांसफर हो रही है। तो माइथोलॉजिकल हम कहते हैं कि भगवान ने जिसको जैसा बनाया है वैसा है, लेकिन साइंस के नजरिए से हम ये कहते हैं कि ये जो चीजें आप में पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, उसका जिम्मेदार एक इंसान है, और वो है आनुवंशिक पदार्थ, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? जेनेटिक मटेरियल। और इस चैप्टर में हमें जेनेटिक मटेरियल के बारे में ही पढ़ना है। क्या है जेनेटिक मटेरियल, पहले एक बार इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरे चैप्टर पे जाऊंगी, बेसिक कभी आपका क्लियर नहीं होगा, और हमें क्लियर करना है बेसिक कि क्यों जेनेटिक मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। कभी सोचा आपने? शुरू से पढ़ते आए हो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ऐसे पढ़ते आए हो ना। क्यों है वो जेनेटिक मटेरियल? भाई प्रोटीन को क्यों जेनेटिक मटेरियल नहीं कह रहे? क्यों आप जो है वो किसी द्रव्य को, कोशिका द्रव्य में इतनी सारी संरचनाएं, उनको जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं कह रहे? क्यों नहीं कह रहे? उसके रीजन है कि जेनेटिक मटेरियल की जो परिभाषा है या जो गुण है, वो जेनेटिक मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं। क्या क्या है वो, चलो देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होना चाहिए, रेप्लिकेट होना चाहिए। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है? अपनी ही कॉपी बनाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने में सक्षम होना चाहिए। मतलब क्या हो जाना चाहिए? वो रेप्लिकेट होना चाहिए। पहली चीज, पहली शर्त, डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है? क्योंकि वो रेप्लिकेट करते हैं। दूसरा चीज है कि उनमें क्या होना चाहिए? स्थिरता होनी चाहिए, या स्थिर उत्परिवर्तन होने चाहिए। अब ये क्या कहानी है?
पिछला चैप्टर पढ़कर आए थे, वहां पे जब हमने उत्परिवर्तन की परिभाषा दी थी तो आपको मैंने कहा था कि उत्परिवर्तन स्थायी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज परिवर्तन हो गया कल वो परिवर्तन नहीं है। उत्परिवर्तन तब है जब वो स्थायी हो और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता हो, तब वो उत्परिवर्तन है। ठीक है, तो एक तो क्या होना चाहिए, ये अपनी कॉपी बना सकने चाहिए, है ना, कॉपी बन जानी चाहिए, इनकी डुप्लीकेट हो जाने चाहिए ये। उसके बाद ये स्थिर उत्परिवर्तन, अगर इनमें कोई अनुवांशिक पदार्थ, अगर ऐसा कोई पदार्थ है जिसमें कोई उत्परिवर्तन हो गया है और वो जन्म जन्म तक स्थिर रहेगा या पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो सकता है। अब पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स में है तो बच्चे में आना ही चाहिए, क्योंकि हम मेंडल के नियम भी पढ़ चुके हैं, बच्चे में आ भी सकता है, हो सकता है उसके बच्चे के बच्चे में आए, है ना। तो वो सारी बातें ध्यान में रखते हुए इस चीज को समझिए। तीसरी चीज हम जो कहते हैं कि ये क्या होना चाहिए, वंशागत होना चाहिए, वंशागति की शक्ति होनी चाहिए। किसमें? आनुवंशिक पदार्थ में। ये शर्तें हैं कि किसको हम आनुवंशिक पदार्थ बनाएं। ठीक है, तो ये तीन जो चीजें हैं, जो कैरेक्टर है, वो जिस पदार्थ में है उसी को हम जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ कह रहे हैं। और यही रीजन है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को, अंतःप्रदवी जालिका को, ब्लड को, इनको आनुवंशिक पदार्थ नहीं कह रहे, क्योंकि उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। ना तो वो खुद की कॉपी बना सकते हैं, ना उनमें कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो उत्परिवर्तन है। वो हो रहा है तो भी किसकी वजह से हो रहा है? किसी जेनेटिक मटेरियल की वजह से हो रहा है, खुद की वजह से नहीं हो रहा। और वंशागति की शक्ति नहीं है उनमें। भाई आप में जैसा, आपकी सेल में जैसा माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या वैसा ही माइटोकॉन्ड्रिया आपके बच्चों में आएगा? ऐसा जरूर नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है ना, शेप में, साइज में। तो इसीलिए जो आनुवंशिक पदार्थ है उनकी ये चीजें होनी चाहिए। और आनुवंशिक पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। ये बात एक और ध्यान रखेंगे। अब वंशागति की शक्ति के साथ आप चौथा कैरेक्टर ये भी लिख सकते हैं, लक्षणों को प्रदर्शित करना चाहिए, यानी लक्षणों में उसका कोई ना कोई योगदान होना चाहिए। इसीलिए क्या है, सिर्फ डीएनए और आरएनए ही न्यूक्लिक अम्ल की कैटेगरी में आते हैं। बाकी चीजों को हम न्यूक्लिक अम्ल की कैटेगरी में, किसी प्रोटीन को, किसी एंजाइम को, किसी हार्मोन को न्यूक्लिक अम्ल इसलिए नहीं कहते, या जेनेटिक मटेरियल इसीलिए नहीं कहते। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट है सामान्य परिचय व इतिहास। इधर देखिए जरा, ये महान जो सर हैं, इनका नाम है फ्रेडरिक मीशर। इन्होंने ही आपके जीवन में जेनेटिक्स की एंट्री करवाई है, और यही है वो शख्स जिन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल यानी आनुवंशिक पदार्थ की खोज की थी। क्या किया था इन्होंने ऐसा? और ये क्या है? क्या ये इनके गालों का पिंपल है? नहीं, बताते हैं अभी आपको। सर्वप्रथम न्यूक्लिक अम्ल की खोज 1868 में फ्रेडरिक मीशर ने मवाद कोशिकाओं में की थी। ये मवाद कोशिकाएं क्या है? ये मवाद कोशिकाओं को हम बोलते हैं पस सेल। ठीक है, मवाद कोशिकाएं क्या होती है? मवाद कोशिकाएं, जब आपको कहीं शरीर पर ऐसा पस फॉर्म हो जाता है, फुंसी बन जाती है, पक जाता है, और फिर ऐसा स्किन पे येलो येलो हो जाता है, फिर जब ये फूटता है तो इसमें से वाइट कलर का स्ट्रक्चर निकलता है। क्या होती है ये? हमारी कोशिकाओं में, जैसे हमारी त्वचा है, त्वचा में क्या हो जाएगी? फुंसी हो जाएगी। पहले ये फुंसी होने के बाद यहाँ पे क्या होगा? जो सड़े बैक्टीरिया रहते हैं, भाई ये इसके नीचे क्या होंगे? हमारे फुंसी क्यों हुई है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आ गए हैं। उन बैक्टीरिया ने हमारी WBC के साथ धमाधम लड़ाई की है, और लड़ाई की वजह से जो मरे हुए बैक्टीरिया और मरी हुई WBC है, क्योंकि कुछ भाई युद्ध होगा तो दोनों तरफ से चीजें आएंगी ना भाई, कुछ बैक्टीरिया भी मरेंगे, कुछ WBC भी मरेगी, कुछ RBC भी मरेगी, तो वो सारा जो कचरा होता है वो यहाँ आके इकट्ठा हो जाता है। इनमें जनरली क्या होती है? WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं, मरे हुए बैक्टीरिया और मरी हुई प्लेटलेट्स वगैरह, मरी हुई प्लेटलेट्स तो क्या, मरी हुई जो रहती है रक्त कोशिकाएं होती, और ऐसा पिंपल हो जाता है। तो अब ये बैठे होंगे, इनके स्किन पे हो गई होगी फुंसी। हम तो क्या होती, फुंसी होती तो ऐसा खुजालना शुरू कर देंगे, जब तक वो फूट नहीं जाएगी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने क्या है, थोड़ा नया तरीका निकाला कि चलो इसको आज माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं। जैसे घर में माइक्रोस्कोप पड़ा हो आपके भी, तो आप दिन में चीजें ला के उसके अंदर देखोगे ना। तो
ऐसे इन्होंने कहा चलो इसको देखते हैं, तो ये इसको देख रहे थे, इनको लगा कि यार क्या है पता नहीं, तो मवाद कोशिकाओं में इनको कुछ थ्रेड लाइक मतलब ऐसे धागे समान संरचनाएं दिखाई दी। ये धागे समान संरचना को इन्होंने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिन नाम दे दिया। अभी न्यूक्लिन नाम क्यों दिया, इनको क्या सूझा भाई, इनको पता चला कि ये जो हमारी कोशिका है भाई, मवाद में जो WBC होगी या दूसरी कोशिकाएं भी होंगी, ठीक है, तो आसपास की कोशिकाएं भी हैं, सड़ी हुई मृत कोशिकाएं भी हैं, तो मृत कोशिका उसके सेंटर में इनको कुछ मिला, तो तब तक कोशिका की खोज तो हो चुकी थी और न्यूक्लिक की भी खोज, न्यूक्लियस की भी खोज हो चुकी थी, यानी केंद्रक की भी खोज हो चुकी थी। अब हमारे लिए हिंदी में केंद्रक है, उनके लिए तो न्यूक्लियस था ना इंग्लिश वाला, तो न्यूक्लियस तो इनको केंद्र में मिला, तो इनको लगा भाई केंद्र में मिला है तो हो सकता है कि ये केंद्रक के अंदर हो, यानी न्यूक्लियस के अंदर हो, तो इन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिन नाम दे दिया उस टाइम। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए 1884 में, हर्टविग ने बताया कि आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करता है कौन, वही ये जो इन्होंने खोजा था न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिन जो इन्होंने नाम दिया था, उस टाइम तो न्यूक्लिन ही था, इन्होंने बताया हर्टविग ने कि ये जो न्यूक्लिन खोजा है इन्होंने, यही पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का स्थानांतरण करने में सहायक है, ऐसा इनको डाउट हुआ। उसके बाद 1889 में अल्टमान ने न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया, बाद में इसको अम्ल नाम दिया, पहले तो न्यूक्लिन कहा गया था। उसके बाद ये भी सर्च हो गया कि ये आनुवांशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद जब अल्टमान आए, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है, बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, कंपटीशन में भी पूछ सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल किसने कहा, या न्यूक्लिक अम्ल का पहले क्या नाम था और किसने दिया। तो अल्टमान ने इसे न्यूक्लिक अम्ल कहा। अब ये अम्ल लग जाने से आपको पता चल गया कि इन्होंने क्या कहा, जब इस पे टेस्ट किए होंगे तो इनको लगा कि इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, इसीलिए इन्होंने इसे क्या दे दिया, न्यूक्लिक अम्ल नाम दे दिया। बेहरन बताया कि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। भाई अब आनुवांशिक अम्ल जो है, हम थोड़ा सा परिचय पढ़ रहे हैं तो थोड़ी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए बता रही हूँ, अभी डीएनए तक हम पहुंचे नहीं है। तो बाद में जब पता चला कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, तो इन्होंने बताया कि ये जो डीएनए है वही केंद्रक में मिलता है। मतलब ये जो न्यूक्लिक कह रहे थे, इन्होंने सही नाम दिया था कि वो केंद्रक में होता है और उसका नाम न्यूक्लिक है। उसके बाद क्या हुआ, जीव रसायन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। जैसे जैसे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पता चलता गया, लोगों में नई जानकारी आई, जैसे आप में आती है, आपको जैसे जैसे चीजें पता चलती है तो आप क्या करते हो, और जानने की कोशिश करते हैं ना। जो बच्चे हैं अभी डाउट ग्रुप में, वो क्या करेंगे, जैसे ही कुछ मिला, अच्छा मैम ये क्या होता है, फिर मैम ये क्या होता है, जो ये जो क्यूरियोसिटी है कि आगे से आगे जानने की जो इच्छा है, डाउट ग्रुप में अभी देख रहा, आगे के भी डाउट्स आने लग जाएंगे, पढ़ाया नहीं उसके भी। तो ऐसा क्या हुआ, जीव रासायनिक थे, यानी बायोकेमिस्ट्री थी, उसमें क्या हुआ प्रगति। बायोकेमिस्ट्री मतलब जीव और केमिस्ट्री दोनों मिल गए ना भाई। अब एसिड वैसिड की बातें करेंगे, है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस पे बात करेंगे तो केमिस्ट्री आ गई ना, तो उसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, जीव रसायन। जीवों के रासायनिक पदार्थ का अध्ययन ही जैव रसायन कहलाता है। ठीक है, अभी मैंने परिभाषा भी बता दी कि कोई दिक्कत हो गई, जैव रासायनिक किसे कहते हैं, पूछ सकते हो कि जैव रसायन क्या होता है, तो जीवों के रासायनिक पदार्थ का अध्ययन जैव रासायनिक कहलाता है। जीव विज्ञान ने पता लगाया कि क्रोमोसोम प्रोटीन व डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। ये बात की भाई कहानी चल रही है, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार हम समराइज कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे हाँ पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है डीएनए, क्या होता है डीऑक्सी, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने पता लगाया कि भाई क्रोमोसोम है, जो अब हम पहले से ही पढ़ लेते हैं कि क्रोमोसोम से जो है वो डीएनए क्रोमोसोम से बना हुआ, ये सारी बात आपको पता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया कि प्रोटीन नहीं, देखो पहले क्या माना जाता था, जैसे मैंने कहा कि आनुवांशिक अम्ल को आनुवांशिक अम्ल क्यों कहते हैं, या आनुवांशिक पदार्थ को आनुवांशिक पदार्थ क्यों कहते हैं, क्योंकि उनमें वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इससे पहले हम ये मानते थे कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है। मैंने अभी आपसे कहा ना प्रोटीन को क्यों नहीं कहते, पहले मानते थे कि प्रोटीन ही वो ऐसा पदार्थ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है, क्योंकि हम मानते थे कि भाई आंखों का रंग जो कलर है वो प्रोटीन की वजह से आता है, बालों का कलर है वो एंजाइम या किसी प्रोटीन की वजह से आ रहा है। तो फिर हम क्या मानते थे कि भाई प्रोटीन ही है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
स्थानांतरित हो रहा है। लेकिन बाद में ये पता चला कि भाई ये प्रोटीन बन ही किससे रहा है, डीएनए से बन रहा है। और ये प्रोटीन नहीं जाता, ये डीएनए जाता है, वहां जाके फिर वो वाला प्रोटीन बना लेता है, जिसकी वजह से वो लक्षण उत्पन्न होता है। चलिए, आज यह प्रमाणित सत्य है कि कुछ अपवादों आरएनए विषाणुओं को छोड़कर सभी जीवों में डीएनए ही वंशागति का आणविक आधार है। ठीक है, अब आनुवांशिक पदार्थ जो हैं वो पढ़ेंगे हम, दो प्रकार के होते हैं, यानी डीएनए और आरएनए। अब डीएनए तो आनुवांशिक पदार्थ था, आरएनए को आनुवांशिक पदार्थ क्यों बनाया? क्योंकि वही जो हमने सबसे फर्स्ट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे वो आरएनए में भी होते हैं। और जो विषाणु होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि विषाणुओं में डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है अगर डीएनए है तो, और नहीं तो आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, यानी आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करता है। क्योंकि डीएनए की एब्सेंट में आरएनए वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, गुण शो करता है जो हमने फर्स्ट बोर्ड पर लिखे थे। एक और देखो कैरेक्टर क्या लिख सकते हैं हम उस पे कि वो क्या कर रहे हैं, वो अनुलेखन कर सके। अनुलेखन क्या होता है भाई? अनुलेखन आप है ना 11th में पढ़ के आए हो, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए की कोडोन को कॉपी करके आरएनए बनाना है ना, डीएनए पे लिखी सूचनाओं को कॉपी कर देना, मतलब उसकी एक प्रति बना लेना जिसमें वो रेप्लिकेशन के अंदर ही आता है, तो उसमें हम क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। ये दोनों में है, आरएनए में भी ये प्रॉपर्टी होती है, डीएनए में भी होती है। हालांकि हम उसको फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं, जब आरएनए से डीएनए बनता है और डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं। ये सब 11th में आपने पढ़ा है ना, उसको पढ़ेंगे, फिर से आएगा, चिंता मत करो अगर भूल गए हो। और 11th की क्लासेस तो आ ही रही है, कहीं से भी आपको मैं ना छोड़ूंगी नहीं ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा मैम रुक गई, चलो 11th में पढ़ा हो, 11th में पढ़ लेना जाके, वहां पे भी पढ़ाएंगे, तो कहीं से भी आपको छोड़ना नहीं है। अब क्या है? न्यूक्लिक अम्ल, जो हमने कह दिया कि आनुवंशिक पदार्थ को ही न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं और यही जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। अब न्यूक्लिक अम्ल है क्या भला? कैरेक्टरिस्टिक्स तो देख ली कि ये गुण थे इसमें, इसलिए हमने इसको आनुवंशिक पदार्थ बोल दिया। परिभाषा क्या है न्यूक्लिक अम्ल की? कि न्यूक्लिक अम्ल एक न्यूक्लियोटाइड बहुलक श्रृंखला है। इसका क्या मतलब हुआ मैडम जी? दो चीजें आ गई यहाँ पे, एक तो आ गया न्यूक्लियोटाइड और एक आ गया बहुलक। और श्रृंखला तो मुझे पता है आप इतने भी सदा खरमून नहीं हो कि आप श्रृंखला का मतलब न पढ़ो, समझ सको, नहीं बताए फिर भी बता देती हूँ। चेन है ना, जिसको आप लड़ी बोलते हो लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो चेन या श्रृंखला है, दो चीजें आई, एक न्यूक्लियोटाइड और एक बहुलक। न्यूक्लियोटाइड के लिए पूरा चैप्टर भरा पड़ा है, अभी समझेंगे न्यूक्लियोटाइड क्या है। अभी मैं आपको न्यूक्लियोटाइड छोटे से फॉर्म में समझा देती हूँ कि बहुलक का मतलब क्या हो। बहु मतलब बहुत सारे, लक मतलब इकाइयां, यानी कि बहुत इकाइयां जब एक के साथ, मान लो मेरे पास एक इकाई है, ये मोती है, ठीक है, ये मोती है, ये मेरी एक इकाई है, मतलब एक यूनिट है। अब साइंस में आ गए हो तो इकाई तो समझते हो ना, इकाई क्या होती है? कोई भी यूनिट छोटी से छोटी, जैसे कोशिका क्या है? शरीर की इकाई, मतलब छोटी से छोटी यूनिट। जैसे कोशिका क्या है? हमारे शरीर की छोटी से छोटी इकाई है। तो ये मोती है, मैंने 10 मोती ले लिए, ऐसे ऐसे ऐसे, एक जैसे, सेम साइज, सेम आकार, सब आकार प्रकृति सब सेम। अब इनको एक धागे में पिरो दिया, बांध दिया, तो क्या ये श्रृंखला बन गई? हाँ, ये श्रृंखला बन गई। इसको क्या बोलेंगे? श्रृंखला। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारी इकाई यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, जो हम ये इकाई ले रहे हैं इसका नाम क्या है? मोती नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड है। तो अब ये क्या हो जाएगी? न्यूक्लियोटाइड की लंबी लंबी संरचनाएं हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं बहुलक।
बहु का मतलब बहु नहीं, बहु का मतलब बहुत सारे, लक का मतलब इकाई, मतलब बहुत सारी इकाइयां मिलकर जब एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करती है तो उसे बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। तो अब न्यूक्लियक किसका पॉलीमर है? न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, यानी कि इसकी जो छोटी छोटी ये इकाइयां हैं, ये इकाइयां क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाया? भाई यहाँ तो मैंने मोती बनाया है, इस न्यूक्लियोटाइड की संरचना, इसका आकार, प्रकृति अलग है, वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड कैसा दिखता है, कितना सुंदर है, कितना बदसूरत है, क्या कलर है, सब देखेंगे। तो अब जब बहुलक आपने पढ़े हैं, पॉलीमर, देखो इंग्लिश में भी क्या है, पॉली का मतलब बहु, मर का मतलब यूनिट, बहुत सारी यूनिट जब मिलती है तो इस यूनिट में जो हमारी इकाई होती है उसके नाम पर हम अलग अलग पॉलीमर कहते हैं। जैसे आपने पॉलीथीन सुना होगा, पॉलीथीन सुना है, क्या होती है पॉलीथीन? 10th में थोड़ा सा पढ़ा है कभी पॉलीथीन के बारे में। पॉली का मतलब यही पॉली, और मर जो है हमारी जो इकाई है वो थिन, एथीन होता है उसमें। ठीक है, तो एथीन की बहुत सारी यूनिट ऐसे मिल जाती है तो उसे हम पॉलीथीन कह देते हैं। मतलब एथीन जो है बार बार रिपीट होके एक लंबी श्रृंखला बना दी है, इसीलिए हम उसे पॉलीथीन कहते हैं। तो ये पॉली तो रहेगा ही, ये जो मर है उसमें इकाई का नाम लग जाता है। तो अभी हमारी इकाई क्या है भाई? न्यूक्लियोटाइड। तो अगर मैं बोलना चाहूँ तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि न्यूक्लिक अम्ल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है? बोल सकती हूँ क्या कि न्यूक्लिक अम्ल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है? बस नीचे वाली लाइन वही लिखी हुई है, जरा देखो। यह इकाइयां, मतलब कौन सी इकाइयां? ये न्यूक्लियोटाइड इकाई एक दूसरे से रेखीय क्रम में जुड़कर अत्यधिक लंबा अणु बना देती है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। ये सब मिलकर क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो अभी हमें देखना है आगे कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है और फिर ये श्रृंखला कैसे बनती है। अब इस श्रृंखला के बीच में आपको ये जो धागे दिख रहे हैं धागे, नहीं तो मेरे जैसे चश्मे लगाओ, देखो ये धागे हैं, इसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं बंध। क्या बोलते हैं? बंध, बॉन्ड। मतलब ये किसी न किसी चीज से जुड़े हुए हैं। भाई माला में तो मोती में धागा होता है, यूनिट जो होती है वो मोती होती है, और बांधने वाला बंध होता है। बंध का मतलब बांधने वाला। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड को बांधने के लिए बहुत सारे बंध हैं, 2-3 देखेंगे वो जब हम न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे पहले, फिर ये बंधों से इनको जोड़ेंगे और फिर लंबा सा डीएनए बनाएंगे, जिसको आपने अभी तक सिर्फ ऐसे देखा है। बनाएंगे इसको, ठीक है। डीएनए को आप खुद भी देख सकते हो, अलग कर सकते हो, कभी देखेंगे जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको डीएनए अलग करके बताएंगे, है ना। कोशिश करूंगी मैं। प्याज से भी कर सकते हैं आप, लिविंग सेल से तो कोई मेरे को डब्बे लेके मारेगा अगर मैं लिविंग सेल लेकर आऊँगी, मतलब लिविंग सेल इन द सेंस एनिमल की सेल लेके आऊँगी तो मेरे को मार पड़ेगी। जानवरों को नहीं मारना जबरदस्ती, और आप बोलोगे अपना दे दो, नहीं मैं अपना क्यों काटूँ। तो हम प्लांट में ही देखेंगे, डीएनए देखेंगे प्लांट का, कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, नहीं तो फिर अगले साल। चलिए अगले साल भी तो कुछ नया करना है, बोरियत से भगाना है आपको। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो ये चीज़ होती है। अभी बात समझ में आई, एक एक चीज़ हम क्लियर करेंगे। बुक में तो डीएनए चालू कर दिया सीधा, हमें डीएनए पहले हम ये पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है और डीएनए। तो डीएनए जो है अब वंशागति के आणविक आधार, मतलब अब हम बुक की तरफ जा रहे हैं कि वंशागति के आणविक आधार जो है, जिसी को हम आनुवंशिक पदार्थ कह रहे हैं, जिसी को हम न्यूक्लिक अम्ल कह रहे हैं, वो कौन कौन है। तो इस दुनिया में, यूनिवर्स में 2 ही न्यूक्लिक अम्ल या वंशागति के आणविक आकार है। मैं यहाँ लिख दूं न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार पूछ दे तो भी यही है, वंशागति का आणविक आधार पूछ ले तो भी यही है, वंशागति के लिए जिम्मेदार पदार्थ पूछ ले तो भी यही है। 2 है इस दुनिया में, डीएनए जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, देखो न्यूक्लिक एसिड तो लगाना ही है, आगे इसके डीऑक्सी राइबो लगा देना, इसके राइबो लगा देना, राइबो न्यूक्लिक एसिड लिख दूं क्या, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
अम्ल। और देखो ए है तो एसिड बोल दो तो उसको भी अच्छा लगेगा। सब कुछ हिंदी में और एक सब कुछ इंग्लिश में और एक हिंदी में लिख दिया तो अच्छा नहीं लगेगा। वो थोड़ी डेफिनेशन, डी से डीऑक्सी, एन से न्यूक्लिक और ए से एसिड। यहाँ पे है सिर्फ डी हटाना है, राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। ठीक है, ये दोनों इनकी फुल फॉर्म है, याद रखनी है। अब वो मैं रीजन बता चुकी हूँ कि अधिकतर प्राणियों में डीएनए होता है, लेकिन जिनमें डीएनए नहीं है, जैसे वायरस है, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ प्लांट वायरस है, उनमें क्या होता है, आरएनए जो है वो क्या रहेगा, हमारा जेनेटिक मटेरियल रहेगा। और ये दोनों ही वो पांचों कैरेक्टर शो करते हैं जो हम फर्स्ट बोर्ड पर पढ़कर आए हैं। अब न्यूक्लियोटाइड की संरचना की, अभी जो हमने इकाई की बात की कि ये न्यूक्लियोटाइड से बने हैं, वो कैसे बनते हैं, वो बंध क्या है, वो न्यूक्लियोटाइड कैसे बना हुआ है। जो मोती आपने बनाया वो मोती जैसा नहीं है। न्यूक्लियोटाइड 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है, मतलब उसको भी और छोटा कर दो। वो केमिस्ट्री में बोलते हैं ना, अणु से परमाणु बनाया, परमाणु से फिर हमने सब्सटेंस बनाया यानी एलिमेंट बनाया, एलिमेंट से फिर हम कंपाउंड बनाएंगे। तो अभी न्यूक्लियोटाइड ऐसा नहीं है, न्यूक्लियोटाइड को भी और टुकड़े करने हैं अभी हमें, कि न्यूक्लियोटाइड भी 3 छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। क्या है इसमें, एक तो है 5 कार्बन शर्करा जिसको हम बोलते हैं पेंटोज शुगर, दूसरा है नाइट्रोजनी क्षार जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनी बेस भी बोलते हैं, क्षारक मतलब बेस, और तीसरा है फास्फोरिक अम्ल जिसकी परिभाषा हम देख चुके हैं कि न्यूक्लिक अम्ल बहुसंख्यक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। भाई अब मैं बहुसंख्यक बोलूं, बहुलक बोलूं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलूं, क्या कोई फर्क है? नहीं, ये सिर्फ शब्दों को आपको बताना है, आप क्या क्या शब्द यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है, जैसा आपको सूटेबल हो। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है। पहली है पेंटोज शर्करा जो 5 कार्बन युक्त है, दूसरा है नाइट्रोजनी क्षार जिसको नाइट्रोजनी बेस भी कहते हैं, और तीसरा है फास्फोरिक अम्ल। इन 3 से मिलकर बना हुआ है हमारा प्यारा न्यूक्लियोटाइड। और कैसे मिलकर बना हुआ है ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे न्यूक्लियोटाइड को बनाने की, कि कैसे न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है, फिर ये कैसे जुड़ता है और कैसे डीएनए और आरएनए बनते हैं। तो तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो लेक्चर का। मिलते हैं अगले वीडियो में।